सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहरोड़। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे और राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान है। ये जो टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और इसके अलावा एमए के सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक में कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन कौन से रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना को लेकर कुछ विवाद भी हैं, कुछ इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में इसकी स्थापना मानते हैं, कुछ का मानना ये है कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित हुई और वास्तविक स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों के बारे में। प्रमुख थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा। ये सभी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का जैसा नेतृत्व कांग्रेस ने किया ये संगठन नहीं कर पाए थे। कांग्रेस की जो स्थापना है वो दरअसल ये था कि 1876 से लेकर 1880 के बीच में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था, जिसमें जनता के विरुद्ध बेहद दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी और भारतीय जनता का असंतोष चरम सीमा पे था और ऐसा प्रतीत होता था कि कभी भी भारत में क्रांति घटित हो सकती है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन होना चाहिए। तो उन्होंने, ताकि जनता का, जो भारत का शिक्षित वर्ग है, उसके असंतोष को एक आवाज़ मिल सके और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा की जा सके, तो उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा। उन्होंने वायसराय के निर्देश के अनुसार जो अपनी कांग्रेस की स्थापना का जो प्लान था उसको चेंज किया। ब्रिटेन गए और वहाँ पर उन्होंने लॉर्ड रिपन से, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग, जो भारत में रह चुके थे, उन सभी प्रमुख व्यक्तियों से विचार विमर्श किया। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, काशीनाथ तेलंग, एन.जी. चंद्रावकर, पी. आनंद चार्लू, वी. राघवाचार्य, सुब्रमण्यम इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे। और अंग्रेज विद्वान कूपलैंड ने लिखा भी है कि भारत की राष्ट्रीयता जो थी वो ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। तात्पर्य ये है कि लॉर्ड डफरिन ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी और अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको आशीर्वाद दिया। अब इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, जब वीसी बनर्जी साहब ने पहली बार 1885 में जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के निम्न मकसद जो थे बताए। पहला, साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो देश हित में जो लगन से जो लोग काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता स्थापित हो सके। दूसरा, सभी देशवासियों में वंश, धर्म, प्रांत संबंधी जो दूषित संस्कार हैं उनको मिटा के राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। और जो भारत की जो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन पर शिक्षित लोगों के बीच में अच्छी तरह चर्चा के लिए एक मंच मिल जाए, तरीकों और दिशाओं जा सके, जिससे कि देश हित में कार्य किया जा सके। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर शुरू से विवाद रहा है। इसमें दो प्रकार की धारणाएं हैं। एक पहली धारणा है अभय द्वीप की धारणा, जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। एओ ह्यूम जो थे उनको ये महसूस होने लग गया था, जिस प्रकार से दक्षिणी भारत में किसान आंदोलन हुआ, बंगाल में उग्र क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उसके कारण एओ ह्यूम को ये लगने लगा था कि भारत जल्द ही क्रांति की राह पर पहुंचने वाला है और लॉर्ड लिटन की दमनात्मक जो कार्य थे वो आग में घी का कार्य कर चुके हैं। अगर जल्द ही इस असंतोष को एक मंच नहीं प्रदान किया गया तो इसका विस्फोट हिंसक क्रांति के रूप में हो जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सेफ्टी वाल्व के रूप में, यानी अभय द्वीप के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। सर विलियम
वेडरबर्न ने लिखा भी है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़ के अभयदीप दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में भी लिखा है कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय क्रांति से रक्षा करना चाहते थे, उसको छिन भिन होने से बचाना चाहते थे। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भी लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षित भारतीयों के असंतोष को एक मंच प्रदान करने के लिए अब है राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना। कुछ लोग ये कहते हैं, जो दूसरी धारणा जिनकी है, कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में भारतवासियों के हित के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा में 17 प्रमुख भारतीयों तथा हुम साहब के द्वारा किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह ने भी लिखा है कि ये संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभय द्वीप की तरह करने का विचार हुम और वेडनबर्ग के हृदय में होगा, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और राणा डे जैसे भारतीय नेता जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में साधन मात्र थे और ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाना चाहते थे। यंग इंडिया के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय, उन्होंने भी एओ हुम के उच्च आदर्शों को स्वीकार करते हुए लिखा है कि हुम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। वो अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शासन, चाहे देशी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव की जनता की मांग पूरी नहीं करता। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए और इस दिशा में प्रथम प्रयत्न संगठित होना था। इसीलिए उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना का परामर्श दिया गया। अब वास्तविक स्थिति क्या है? ये दोनों ही दृष्टिकोण पूर्ण नहीं हैं, आंशिक रूप से सत्य हैं। ये हो सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा की भावना विद्यमान हो, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें भारतीयों के हितों का विचार भी था और भारतीयता की भावना भी इसमें विद्यमान थी। दरअसल भारतीय राजनीति ब्रिटिश राज्य का अंत कर प्रगति की जाए, विद्यमान व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार किए जाएं, भारतीयों का संस्थाओं में प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ाया जाए और एक ऐसी स्थिति आ जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की प्राप्ति हो सके। कांग्रेस की स्थापना इसी दूसरी धारा के तहत की गई थी ताकि देश को वैधानिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। अब कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय संगठन था जिसमें सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्णों के लोग शामिल थे और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वीसी बनर्जी वो ईसाई थे, दूसरे दादा भाई नारोजी पारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे, चौथे और पांचवें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल तथा सर विलियम वेडनबर्न ये अंग्रेज़ थे। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस में ज़्यादातर पदाधिकारी हिंदू थे और मुसलमानों की संख्या 9 के बराबर थी। उसके पीछे कारण ये था कि उस समय सर सैयद अहमद खां जो मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे वो पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस से दूर किया जा सके। एक बात ये भी है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और उसने भारतीयों के हित के लिए सच्चा संघर्ष किया। शुरुआत में ब्रिटिश शासन ने ये सहयोग किया ये सोचकर कि कांग्रेस कभी भी उनके लिए चुनौती नहीं बनेगी, बल्कि वो उसको कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षक समझते थे, स्वयं का सहयोगी समझते थे और 1885 से लेकर 1887 तक इसका कांग्रेस का सहयोग ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किया गया। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग की गई, प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई, आर्थिक समस्याओं के निराकरण की बात की गई, तो ब्रिटिश साम्राज्य के ये समझ में आ गया कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने वाली संस्था नहीं है और ब्रिटिश साम्राज्य ने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। अंग्रेज कार्यकाल के अंदर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस का ये कहना कि वो भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, तो कांग्रेस तो केवल अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। तो लॉर्ड डफरिन की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। कांग्रेस
ने जो कार्य किए तो ब्रिटिश साम्राज्य को उससे खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने ये कोशिश की गई 1888 में कांग्रेस को उसके अधिवेशन के लिए जगह ना मिले। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी गई और शिक्षित भारतीयों में मतभेद उत्पन्न करने के प्रयासन अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए। लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1898 से 1905 तक भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने धनी और कुलीन व्यक्तियों पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस के सम्मेलनों में शामिल न करें। रमजे मैकडोनाल्ड ने भी कहा है कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो दृष्टिकोण जो शुरू में मित्रतापूर्ण था, बाद में उसने कठोर रूप धारण कर लिया, क्योंकि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बन गई। उसने भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की, शासन में सुधार की मांग की और स्वशासन की मांग की। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन से संगठन कार्य कर रहे थे, कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे की, किस उद्देश्य के तहत की, उसकी स्थापना को कुछ असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि आप कुछ पर्सन हैं जो आज के इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इनको आप करेंगे और अपना फीडबैक अपने ग्रुप में देंगे। आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मूलभूत कारण क्या थे। दूसरा, अपने कल जो चर्चा की थी उसका आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे और क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक अभय द्वीप के रूप में हुई थी। कांग्रेस का जन्म कब और किन उद्देश्यों से हुआ था, इन सभी प्रश्नों के बारे में आप विचार करेंगे और अपने सुझाव और अपने उत्तर ग्रुप के माध्यम से प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।